स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव की बिहार न्यूज कार्यक्रम में। मैं हूं फिरदौस गनी। आज हो चुका है 6 दिसंबर 2024। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि दिसंबर के महीने की शुरुआत हो चुकी है बहुत पहले ही, लेकिन अभी भी बिहार में ठंड की स्थिति सामान्य से कम दिखी जा रही है, जबकि मौसम विभाग ने दावा किया था कि इस बार अधिक ठंड होगी। हालांकि अभी शुरुआत में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ताजा अनुमान के अनुसार 1 से 2 दिनों में ठंड में काफी बढ़ोतरी होगी और आगामी 3 दिनों के बाद कंपकपी वाली ठंड भी होने की संभावना है। या 3 दिनों के बाद कल पछुआ हवा के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण अधिक ठंड का असर धीरे धीरे दिखने लगा है। आगामी 8 और 9 दिसंबर को राजधानी पटना समेत बिहार के दक्षिणी भागों के जिलों में वर्षा की संभावना बन रही है, जिसके कारण ठंड में और ज्यादा इजाफा होगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ 7 दिसंबर को पटना हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा और 8 दिसंबर को उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से आज से लेकर के आगामी 7 दिसंबर शनिवार तक पछुआ हवा के प्रभाव के साथ दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। तो फिर वहीं पर 8 दिसंबर को दक्षिण बिहार के 14 जिले जैसे कि पटना, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, गया, जहानाबाद, बक्सर, अरवल, भोजपुर, औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास में हल्की फुल्की बूंदाबांदी या फिर बारिश के साथ बादल छाए रहने और फिर कहीं कहीं गर्जन की चेतावनी है। इसके साथ ही दिन के तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट हो जाएगी। दोस्तों बिहार में एक बार फिर से बम्पर बहाली होने वाली है। पंचायती राज विभाग में खाली पड़े 15,610 पदों को जल्द भरा जाएगा। इस बात की जानकारी पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने औरंगाबाद में मीडिया को दी है। उन्होंने कहा है कि विभाग में बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद युवाओं को सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा। इससे पंचायतों के विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। उन्होंने कहा है कि बिहार की 8,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए पंचायती विभाग में खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाएगा। पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने आगे कहा कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक विकास कार्य पहुंचे, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं। दोस्तों पूर्व डिप्टी सीएम और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार की यात्रा कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तहत वे कल खगड़िया पहुंचे, जहां कोसी कॉलेज मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दूसरे दिन खगड़िया में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर के आगामी चुनाव को लेकर के बातचीत किया। जहाँ खगड़िया सर्किट हाउस में राजद के जिला अध्यक्ष मनोहर यादव ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोस्तों पूर्णिया पुलिस ने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो पुलिस की वर्दी पहन करके वाहन चालक से अवैध वसूली करते थे। या इतना ही नहीं, जब वाहन चालक रुपए देने से मना करते थे तो फिर दोनों गाड़ी जब्त करके जेल भेज देने की धमकी देते थे। धौंस दिखा करके धमकी देने वाले 2 फर्जी सिपाही को मुफस्सिल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों कई महीनों से इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे थे। पुलिस की वर्दी पहन करके शराब के नशे में वाहन चालक से अवैध वसूली कर रहे थे। दोस्तों इन दिनों आलू को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। आलू की कीमतें आसमान छू रही है, जिसका सीधा असर गरीबों पर पड़ रहा है। आपको बता दूं कि बिहार बंगाल सीमा से सटे किशनगंज में आलू प्याज व्यापारियों को बंगाल सरकार के तुगलकी फरमान से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब सरकार ने बंगाल से बिहार आलू प्याज की ढुलाई पर रोक लगा दी है। बंगाल से बिहार में आलू ले जाने से रोकने के लिए बिहार बंगाल सीमा पर रामपुर चेक पोस्ट पर पुलिस बल तैनात किया गया है। इससे किशनगंज के व्यापारियों में भय का माहौल है। अब इसको लेकर कि आलू की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसका सीधा सा असर गरीबों की जेब पर पड़ रहा है। इसके चलते पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश पर आलू लदे वाहनों को सीमा पार नहीं करने दिया जा रहा है, जहां आलू की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दूं कि किशनगंज सीमा से सटे बंगाल के रामपुर में आलू और फिर प्याज की मंडी है, जहां से किशनगंज जिले को आलू और प्याज की आपूर्ति की जाती है। 90 के दशक में आलू व्यापारियों ने बिहार बंगाल सीमा पर दुकानें लगाई और फिर तब से व्यापारी यहीं से कारोबार कर रहे हैं। इस आदेश के बाद उद्योगपति काफी चिंतित है। जहां आलू मंडी में दर्जनों लोडेड गाड़ियां खड़ी है, जिन्हें जिले के विभिन्न इलाकों में जाना है, लेकिन बॉर्डर पार करने की इजाजत नहीं है। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा के तहत बिहार दौरे पर निकलने वाले हैं, जहां इस पर बिहार में राजनीति भी खूब हो रही है। तेजस्वी यादव बार बार इसे फिजूल खर्ची बता रहे हैं। इसे लेकर के जदयू प्रवक्ता विधान पार्षद नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार के साथ सत्ता में तेजस्वी थे, तब उन्होंने 2 यात्रा की, तब नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए तेजस्वी थकते नहीं थे। बिहार की जनता के लिए सोच रखने वाले नीतीश कुमार संवाद यात्रा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल यात्रा करते हैं और फिर इस यात्रा से लोगों को काफी फायदा होता है। सरकारी योजनाओं को देखते हैं कि कहां तक ये योजना पहुंची है, साथ ही जो योजना है उसमें भी रफ्तार बढ़ती है। सुनिश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की यात्रा
परंपरा से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। तेजस्वी यादव इसको समझते ही नहीं है और फिर वैसे ही कुछ बयान देते रहते हैं। जनता सब कुछ जानती है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा 15 दिसंबर से शुरू करने जा रही है, जो कि पूरे बिहार में यात्रा करेंगे। आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संवाद यात्रा को लेकर के क्या सोच रखते हैं? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवाद यात्रा निकाल करके सही कर रहे हैं या गलत? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार में अफसरशाही और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यह थाने से लेकर के सरकारी दफ्तर तक लूट की छूट मची हुई है। ये कहना मेरा नहीं, ये कहना है तेजस्वी यादव का। जी आपको बता दूं कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर से नीतीश सरकार को घेरा है। जी और उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में अफसरशाही और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिहार में अपराध का ग्राफ भरा है। आज थाने हो या फिर कोई भी सरकारी कार्यालय, हर जगह घूस की छूट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अफसरशाही पर अंकुश लगाने में फेल हो गई है। जब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खगड़िया स्थित सर्किट हाउस में आरजेडी के संवाद कार्यक्रम से पहले मीडिया से बातचीत की, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे 250 करोड़ रुपए खर्च करके अलग अलग जगहों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे आसपास के 3 जिलों के चुनिंदा कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। ऐसे में वे बिहार की क्या समस्या आप जान पाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश के कार्यक्रम के बहाने अफसरों को लूट की छूट दे दी गई है। दोस्तों, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत बिहार के मंत्रियों और अधिकारियों की शक्ति में बड़ा बदलाव किया गया है। अब मंत्री 15 करोड़ से लेकर के 30 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को स्वीकृति देने के लिए सक्षम होंगे, जबकि अधिकारियों को 5 करोड़ रुपए तक की योजनाओं की स्वीकृति देने का अधिकार मिलेगा। ये निर्णय विशेष रूप से बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि विकास योजनाओं को गति दी जा सके और फिर कहीं भी किसी प्रकार की रुकावट न आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर यह बदलाव किया गया है और इस संबंध में आदेश जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। ये बदलाव पहली बार किया गया है जब मंत्रियों और फिर अधिकारियों की शक्तियों में इतना बड़ा फेरबदल किया गया है। इस निर्णय के बाद विकास कार्यों में तेजी आएगी और फिर राज्य के विभिन्न हिस्सों में योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो सकेगा। दोस्तों, बिहार में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला देशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना ही है, साथ ही साथ विदेशी पर्यटक भी यहां खींचे चले आ रहे हैं। अपने गौरवशाली अतीत को संजोए हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में पर्यटन विभाग भी विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होने वाले इस मेले का उद्घाटन इस साल 13 नवंबर को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया था। अब तक 22 से अधिक विदेशी पर्यटक इस मेले में पहुंचे हैं। ये वे विदेशी सैलानी है जो ठहरने के लिए मेला परिसर में बनाए गए आधुनिक सुख सुविधाओं वाले ग्रामीण परिवेश में लगने वाले स्विस कॉटेजों में ठहरे हैं। जब बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के एक अधिकारी ने बताया है कि 1 माह तक चलने वाले इस मेले में अब तक फ्रांस के 10 और नेपाल के 4 पर्यटक शामिल हैं। इसके अलावा इटली से एक दल भी सोनपुर मेले का लुत्फ उठा चुके हैं, जिसमें 8 लोग शामिल थे। उन्होंने दावा किया है कि कई विदेशी सैलानी पटना और फिर हाजीपुर के विभिन्न होटलों में रह करके मेला का आनंद उठाने यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारा समाज कहाँ जा रहा है? जहाँ पहले लोग खुशी के मौके पर डांस करते थे, ढोल बजाते थे, गाना बजाते थे, लेकिन अब मौत पर नचनिया को लेकर के नाच कराया जा रहा है। जहाँ लेडीज डांसरों को ला करके नाच कराया जा रहा है मौत पर। यह श्राद्ध कार्यक्रम में लेडीज डांसरों को ला करके नाच कराने का ये मामला बिहार से सामने आया है। आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर कहाँ जा रहा है ये हमारा समाज। आपको बता दो कि भारत में परंपराएं अनोखी और फिर विविधता से भरपूर है। इसमें शव यात्रा में बैंड बाजे का चलन पुराना है, लेकिन बिहार के कुछ इलाकों में मातम के बीच डांस और हर्ष फायरिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसे बिहार में बाईजी का नाच कहा जाता है, जो कि पहले शादियां या फिर खुशी के मौके पर होता था। अब ये मृत्यु और श्राद्ध जैसे गमगीन मौके का हिस्सा बन चुका है। भोजपुर, औरंगाबाद और रोहतास जैसे जिलों में ये परंपरा तेजी से फैल रही है। शव यात्रा के दौरान महिला डांसरों को बुला करके डांस करवाया जाता है, साथ ही हर्ष फायरिंग भी होती है। जब पहले बैंड बाजे के साथ शव यात्रा निकालने का रिवाज था, लेकिन अब मौत या फिर श्राद्ध पर नाच
का नया चलन शुरू हुआ है। शादी समारोह की तरह डांसरों को लहंगा चोली जैसे कपड़े पहनने की मांग की जाती है। कई बार पैसों के बहाने उन्हें छेड़छाड़ का सामना भी करना पड़ता है। डांसरों के अनुसार चाहे शादी हो या फिर श्राद्ध, गाने और नृत्य जातियां पहचान के आधार पर तय की जाती है। जाति विशेष के लोग अपने समुदाय के ही कलाकारों को प्रायोरिटी देते हैं। ये परंपरा उनकी सामाजिक पहचान और फिर पसंद को दर्शाती है। श्राद्ध में हर्ष फायरिंग अब सामाजिक ताकत और फिर रुतबे का प्रतीक बन गई है। हाल ही में नालंदा में श्राद्ध के दौरान फायरिंग से एक युवक की जान चली गई थी। ये परंपरा समाज में अपनी स्थिति दिखाने का नया तरीका बन गई है। कल्चर एक्सपर्ट के मुताबिक मृत्यु पर नृत्य भारतीय लोक परंपराओं का हिस्सा नहीं है। मृत्यु गीत और फिर रुदान गीत जैसे परंपरा तरीके से शोक और फिर सम्मान का प्रतीक है। आजकल मृत्यु से जुड़े हुए कार्यक्रमों में भोड़ा नाच, गाना और फिर कुछ बहुत ही बेशर्मी से अपने पैसों और फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन मात्र बन गया है। डांसरों को ला करके डांस कराया जा रहा है, नाच कराया जा रहा है, नाच कार्यक्रम कराया जा रहा है मौत पर। ये लोग ऐसे प्रोग्राम में नृत्य और फिर अश्लीलता का प्रदर्शन करते हैं। पिछले कुछ दशकों में दुगोला गायन जैसे कार्यक्रम भी श्राद्ध में होने लगे हैं। इन कार्यक्रमों में अक्सर जातीय तंज और फिर अश्लीलता का कॉकटेल होता है। ये परंपरा सोशल इक्विलिटी को तोड़ करके पैसा और फिर ताकत के प्रदर्शन को बढ़ावा दे रही है। दोस्तों, बिहार के गया जिले का चिरियावा गांव के युवाओं के जोश और जुनून के लिए फेमस है। इस गांव को फौजियों का गांव के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं कि यहाँ के युवा केवल सैनिक बनने के लिए ही नहीं बल्कि एक मजबूत संकल्प के साथ इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस गांव के युवा शपथ लेते हैं कि जब तक वे फौज नहीं बन जाएंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। चिरियावा गाँव की प्राकृतिक सुंदरता और फिर यहाँ के लोगों का सेना में जाने का जुनून इसे एक अनोखा स्थान बनाता है। यह गाँव चारों ओर से पहाड़ों से घिरा है और फिर यहाँ के हर घर में एक फौजी मिल जाता है। चिरियावा गांव में 100 से ज्यादा लोग सेना में सेवा दे रहे हैं। यहाँ के युवा फौजी बनने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। एक गांव में 100 से ज्यादा लोग सेना में भर्ती हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, इसलिए इस गांव को फौजियों का गांव कहा जाता है, फौज का गांव कहा जाता है। चिरियावा गांव में फौजियों के परिवार का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ के हर घर में एक न एक फौजी है। जहाँ कई परिवारों में तो 3-4 पीढ़ियों से फौजी बनते आ रहे हैं। इस गाँव में न केवल पुरुष बल्कि अब महिलाएं भी सेना में जाने की राह पर चल पड़ी है। यहाँ के लोग किसान भी है लेकिन अधिकांश युवक और फिर इसके अलावा लड़कियां भी सेना में करियर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। गांव में एक प्रसिद्ध देवी माता का मंदिर है जिसे यहाँ के लोग अपनी सफलता का कारण मानते हैं। यहाँ के युवा दौड़ लगाने से पहले पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद दौड़ लगाते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के बिहार के हिंदुओं में आक्रोश है। इस अत्याचार के विरोध में नालंदा और गया में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बिहार के गया के गांधी मैदान में आयोजित धरना कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने बांग्लादेश अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की है। धरना पर बैठे वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार और हिंसा की जा रही है। इसके खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार को बंद किया जाए। धरने पर बैठे बिहार के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान, कनाडा हो या फिर बांग्लादेश, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। उसी के विरोध में हिंदुओं ने आज धरना दिया। इस धरने के जरिए हम लोगों की मांग है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी जाए। हिंदू समाज इन हमलों को लेकर के चुप नहीं बैठेगा। धरना कार्यक्रम में इस्कॉन मंदिर के धर्मगुरु जगदीश श्याम दास सहित युवा भाजपा नेता मनीष पंकज और भी कई सारे लोग शामिल हुए। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के ट्राई 3 के तहत होने वाली टीजीटी भर्ती नतीजों को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हां, अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। परीक्षा परिणाम से संबंधित बड़ी जानकारी अब सामने आई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक 7 दिसंबर को 9-10 यानी कि माध्यमिक का रिजल्ट जारी होगा। जानकारी के मुताबिक आज तक रिजल्ट तैयार हो जाएगा। शनिवार दोपहर तक कुल बड़ी हुई 19,597 सीटों पर रिजल्ट जारी होगा। आपको बता दूं कि टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में विज्ञापन की तुलना में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब टीजीटी की सीटों की संख्या 18,367 से बढ़ा करके 19,597 हो गई है। कुल 1230 सीटें भरने के बाद अभ्यर्थियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
बिहार के जमुई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक कब्रिस्तान में मुर्दे को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग। जी हाँ, स्वार्थी लोग अब कब्रिस्तान में दफन मुर्दे को भी नहीं बख्श रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान का बगीचा बना दिया गया है। आपको बता दें कि मामला बिहार के जमुई जिला का है। जमुई में स्वार्थ में जिंदा को तो छोड़ दीजिए, मुर्दे को भी लोग नहीं बख्श रहे हैं। कब्रों को ध्वस्त करके मुर्दों की जमीन को जीर्णोद्धार का नाम दिया गया है। मामला शहर स्थित जवाहर हाई स्कूल के बगल कब्रिस्तान से जुड़ा है। ये शरीयत में प्रतिबंध के बावजूद भी कब्रिस्तान जीर्णोद्धार के नाम पर कच्ची कब्रों का अस्तित्व मिटा करके समतल कर दिया गया है। अमरूद का पेड़ लगा दिए गए हैं। अब लोग पूर्वज रिश्तेदारों की कब्रों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, लिहाजा मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है। नगर परिषद अध्यक्ष मोहम्मद हलीम उर्फ लोलो एवं कमेटी की भूमिका को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया गया है। जहाँ कई ने अपना नाम गुप्त रखने का आग्रह करते हुए बताया है कि कब्रिस्तान का समतलीकरण होने के बाद पूर्वज का कब्र नहीं मिल रहा है, वह अपने पूर्वज के कब्र फातिहा नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ बताया गया है कि बहुत ढूंढने पर भी अब कब्र नहीं मिल रहा है, तो फिर एक जगह खड़ा होकर के फातिहा करके अपने मन को मनाना पड़ा है। ये गलत है और एक तरह से हमारे पूर्वजों का अपमान है। दोस्तों, बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव छात्रों की समस्या को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं। 2 दिन पहले बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी कि CHO की परीक्षा रद्द करने को लेकर भी तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए थे। अब बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC की परीक्षा के फॉर्म भरने में हो रही दिक्कत को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। तेजस्वी यादव ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए CM को लिखे पत्र में कहा कि आयोग के सर्वर की खामी के कारण फॉर्म भरने की आखिरी तारीख से 2-3 दिन पहले सर्वर के ठीक से कार्य नहीं कर रहने के कारण लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, जो उनके भविष्य और सतत परिश्रम के लिए एक आघात है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि स्वयं अपने ही विफलता के लिए आयोग द्वारा फॉर्म भरने में असमर्थ रहे अभ्यर्थियों को ही उल्टे अगंभीर ठहरा देना अफसरशाही के अहंकार और तानाशाही को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, पप्पू यादव ने संसद में BPL यानी कि गरीब परिवार के मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि गरीबों को बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए भारी वित्तीय बोझ उठाना पड़ रहा है। साथ ही जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं वे भी खतरे का कारण बन रहे हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जवाब देते हुए कहा है कि देश भर में गाँव तक बिजली पहुँचाने के लिए हम कई योजनाएं चला रहे हैं। कुछ राज्यों को छोड़कर के देश के हर हिस्से में बिजली पहुँच चुकी है। हम गरीब परिवारों को भी कनेक्शन दे रहे हैं और फिर ये योजना 2022 में शुरू हुई थी, जिसके परिणाम 1 साल में सामने आने लगेंगे। इसके अलावा पप्पू यादव ने रेलवे में सुधार और फिर विकास के लिए भी लोकसभा में सवाल उठाए हैं। उन्होंने रेल मंत्री से अपील की है कि आम जनता, गरीबों, SC ST EBC वर्ग और फिर प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को रेल यात्रा में रियायत दी जाए। जहां इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह पप्पू यादव के सवालों पर अपना माथा पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव ने रेलवे के अधिकारियों के व्यवहार पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि एक ही परिवार के 4 लोगों द्वारा टिकट लेने पर केवल 2 टिकट कंफर्म होते हैं, जिससे यात्रा करने वाले परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले ट्रेनों में बारे जनरल कोच होते थे, लेकिन अब ये संख्या घटा करके केवल 2 कर दिया गया है। बिहार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक मुन्ना नाम का आदमी है जिसके 138 बच्चे हैं। जी हाँ, मुन्ना नाम के व्यक्ति की 138 बच्चे हैं। आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये सच है या गलत। आपको बता दूं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में तिरहुत स्नातक उपचुनाव की मतदान सूची में 724 वोटरों में से 138 के पिता का नाम। आपको बता दूं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में तिरहुत स्नातक उपचुनाव की मतदान सूची में 724 वोटरों में से 138 के पिता का नाम मुन्ना कुमार है। जानकारी के मुताबिक ये मामला औराई प्रखंड की बूथ संख्या 54 से जुड़ा हुआ मामला है। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव के लिए जारी मतदाता सूची में चौंकाने वाली गलती सामने आई है, जहां औराई प्रखंड कार्यालय द्वारा जारी इस सूची में सैकड़ों मतदाताओं के पिता का नाम मुन्ना कुमार दर्ज किया गया है। यह सूची के मुताबिक 724 मतदाताओं में से मुन्ना कुमार के 138 पुत्र हैं। औराई मतदाता सूची में 138 मतदाताओं के पिता का नाम दर्ज है। ये गलती मतदाताओं में न केवल भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, बल्कि उन्हें मायूस भी कर रही है, इससे मतदाताओं में गहरी नाराजगी है। इन मतदाताओं को आशंका है कि कहीं इन्हें मतदान से वंचित न किया जाए। जानकारी के मुताबिक जिन मतदाताओं के पिता के नाम का पहला अक्षर M है, उनका नाम यूनिकोड फॉन्ट की वजह से मुन्ना कुमार दर्ज हो गया है। इसे कंप्यूटर एरर बताया गया है।
दोस्तों अब एक खबर देश भर की बात कर लेते हैं। तो आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी को सांसद के तौर पर संसद पहुंचे एक हफ्ता का वक्त भी नहीं हुआ है कि उन्होंने अपनी अलग राजनीति की पहली तस्वीर भी पेश कर दी है। प्रियंका गांधी ने वायनाड से आ रही प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। ये मुलाकात इस वजह से भी ये अहम मानी जा सकती है क्योंकि गांधी परिवार की तरफ से केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री और खास और फिर गृह मंत्री से, खास करके गृह मंत्री से अपने लोकसभा क्षेत्रों को लेकर के इस तरीके की मुलाकातें कम ही याद आती है। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 10 मिनट तक चली। इस मुलाकात में प्रियंका गांधी ने प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे वायनाड के लिए 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विशेष सहायता की मांग की है। अमित शाह से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने बताया है कि उनकी केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात अच्छी रही। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनसे कहा गया है कि शाम तक उन्होंने जिन मांगों को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है उस पर वापस जवाब दिया जाएगा। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में सीएम का फेस फाइनल हो गया है और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के तीसरे बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। गुरुवार की शाम 5 दिसंबर को 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में उनका शपथ ग्रहण होगा। इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। यहाँ एनडीए के भी कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की मौजूदगी को खास कहा जा रहा है क्योंकि उनकी मौजूदगी भर से कई तरीके की सियासत एक साथ सद जाएंगे। नीतीश कुमार की मौजूदगी को लेकर के जानकार यही कह रहे हैं कि ये अपने आप में एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। ये एनडीए की उस मजबूती को एक बार फिर दिखाएगा जिसको लेकर के विपक्षी दल लगातार उसमें कमजोरी की बात को हवा देते रहे हैं। जब वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं कि नीतीश कुमार और फिर चंद्रबाबू नायडू जैसे एनडीए के नेताओं की मौजूदगी से एनडीए शक्तिशाली दिखेगा। खास तौर पर नीतीश कुमार की मौजूदगी से बीजेपी के लिए बहुत बड़ी शक्ति का काम करता है। ऐसा इसलिए कि महाराष्ट्र में ये चर्चा थी कि बीजेपी इस बार मराठा या फिर ओबीसी चेहरे पर दाव लगा सकती है। देवेंद्र फडणवीस अग्रणी वर्ग से आते हैं। ऐसे में सियासत के जानकार इसको इस नजर से भी देखते हैं कि पीएम मोदी के साथ ही नीतीश कुमार ओबीसी समाज के बड़े चेहरे हैं। इस मंच पर छगन भुजबल जैसे नेताओं की मौजूदगी भी बीजेपी की आगामी राजनीति का परसेप्शन बनाने में मददगार होगा। दोस्तों बिहार सरकार की मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत बिहार के छोटे व्यवसायियों और फिर उद्यमियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2 लाख की सहायता 3 किस्तों में मिलेगी। इसको लेकर के निर्देश दे दिए गए हैं। खबर के अनुसार इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता की मासिक आय 6000 रुपए से कम होनी चाहिए। अब तक इस योजना से 32,000 लोगों को लाभ मिल चुका है। योजना का उद्देश्य लघु उद्यमियों को आर्थिक मदद देना और फिर उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने का मौका देना है। आपको बता दूं कि इन सभी लाभार्थियों का चयन उन परिवारों से किया गया है जिनकी मासिक आय 6000 से कम है। चयनित लाभार्थियों को जिला स्तर पर स्थित डीआरसीसी में प्रशिक्षण दिया गया है जहां पर उन्हें अपने व्यापार के बारे में समझाया गया और फिर ये भी बताया गया है कि उनके व्यापार के लिए संभावित बाजार कहां हो सकते हैं। दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। रैयतों के साथ साथ सरकार भी सरकारी भूमि की खोज में जुटी हुई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से इस संबंध में सभी समाहर्ता को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने सभी जिलों के डीएम से 15 दिसंबर तक सरकारी जमीन का सत्यापन करके रिपोर्ट देने को कहा गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी समाहर्ता को पत्र लिखा है जिसमें सरकारी जमीन की सूची जो की ऑनलाइन है उसके सत्यापन करने को कहा गया है। राजस्व विभाग ने कहा है कि सत्यापन करके प्रतिवेदन 15 दिसंबर तक विभाग को उपलब्ध कराएं। समाहर्ता को लिखे गए पत्र में विभाग ने कहा है कि मुख्य सचिव ने आवश्यक निर्देश दिए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने सभी समाहर्ताओं से कहा है कि प्रत्येक राजस्व ग्राम में अवस्थित 5 एकड़ या फिर उससे अधिक क्षेत्रफल वाली सरकारी जमीन के खेसरा का सत्यापन कराएं। सत्यापन में ये जानकारी हासिल कर लें कि वर्तमान में उस खेसरा का क्या उपयोग हो रहा है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने मैराथन बैठकों की श्रृंखला शुरू कर दी है। ये जिलावार कोर कमेटी बैठकें 2 से 3 दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। इन बैठकों में संबंधित जिलों के सांसद, विधायक और फिर एमएलसी शामिल होंगे, जिनमें नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, सहारा, सुपौल और जहानाबाद सहित 8 जिले पहले ही भाग ले चुके हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के नेतृत्व में इन बैठकों का उद्देश्य बूथ और फिर मंडल स्तर पर पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना है। इसमें उप
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और फिर अन्य जिला स्तरीय नेता भी भाग ले रहे हैं। खाली पड़े बूथ और फिर मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बैठकों के दौरान इन नियुक्तियों से संबंधित रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया है कि ये बैठकें 45 संगठनात्मक जिलों में 2 से 3 दिनों तक चलेगी। बेहतर प्रबंधन के लिए इस संख्या को बढ़ा करके 51 करने का लक्ष्य है। मंडलों की संख्या बढ़ा करके पार्टी की संगठनात्मक ताकत बढ़ाने पर भी चर्चा चल रही है। दोस्तों, बिहार सरकार ने जमीन सर्वे की नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब सर्वेक्षण यानी कि सर्वे कार्य कम से कम 2 साल और आगे बढ़ा दिया गया है। जमीन सर्वे अनिश्चित काल के लिए टल गया है। यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है जो पहले ही मौजूदा सर्वेक्षण प्रक्रिया की गड़बड़ियों से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले अधिकारियों से सर्वेक्षण जल्द पूरा करने की अपील की थी, लेकिन अब सरकार ने यू टर्न ले लिया है। हवाई सर्वेक्षण के समय सीमा भी बढ़ा दी गई है, जिस पर अब 1423 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। नई नियमावली के अनुसार सर्वे पूरा होने में कम से कम 2 साल लगेंगे। सरकार का कहना है कि नई नियमावली में बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि सर्वेक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और फिर सटीकता सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन विपक्षी दल इस फैसले को सरकार की विफलता मान रही है, जहां उनका आरोप है कि सरकार ने सर्वेक्षण कार्य को गंभीरता से नहीं लिया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। नई नियमावली के तहत सर्वेक्षण कार्य 4 चरणों में पूरा होगा। जब पहले चरण में जमीन मालिकों को अपनी जमीन का विवरण देना होगा, दूसरे चरण में सरकारी कर्मचारी इस विवरण का सत्यापन करेंगे, तीसरे चरण में लोगों को आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया जाएगा और चौथे चरण में अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। नई नियमावली में प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा तय की गई है। जमीन मालिकों को विवरण देने के लिए 180 कार्य दिवस यानी कि लगभग 7 महीने का समय दिया जाएगा। बिहार वासियों के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दो कि बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों इस बारे में कहा था कि भागलपुर एयरपोर्ट छोटा है और आवागमन के लिए उचित नहीं है, इसलिए सुल्तानगंज में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि फरवरी में ही नीतीश कुमार सरकार ने निर्णय लिया था कि सुल्तानगंज और भागलपुर के बीच अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाएगा। हालांकि जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि स्थल चयन को लेकर के अभी कोई भी आधिकारिक पत्र नहीं मिला है। जब भेजा गया प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। नए एयरपोर्ट के लिए मस्दी के पास 855 एकड़ जमीन प्रस्तावित है। इसके अलावा अप्रोच रोड और फिर अन्य कार्यों के लिए 946 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। नया एयरपोर्ट 4000 मीटर लंबा और फिर 740 मीटर चौड़ा होगा। पहले गोराडीह में एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भागलपुर का मौजूदा एयरपोर्ट छोटा है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में दूसरी बार एनडीए की सरकार बनी तो फिर फरवरी में ही यह निर्णय लिया गया है कि सुल्तानगंज से भागलपुर के रास्ते में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। दोस्तों, बीजेपी के लोकसभा सांसद ने संसद की कार्यवाही के दौरान आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की याद दिला दी। आपको बता दूं कि लालू जिस तरह भोजपुरी अंदाज में महफिल लूट लिया करते थे, ठीक उसी तरह बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी भोजपुरी अंदाज में बोलते हुए सभी सांसदों को चौंका दिया। रवि किशन ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सांसद रवि किशन ने कहा कि भैया इतना उपलब्धि है, थोड़ा टाइम लगी। रवि किशन की इस अंदाज पर स्पीकर ने भी मजेदार जवाब दिया। आपको बता दूं कि यूं तो रवि किशन अपने बोलने के खास अंदाज के लिए मशहूर हैं, है ही, लेकिन बुधवार को लोकसभा में सभी को चौंका दिया। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा करने के दौरान बुधवार को लोकसभा में जब पीठासीन पदाधिकारी जगदम्बिका पाल ने गोरखपुर सांसद रवि किशन को अपनी बात खत्म करने को कहा तो फिर रवि किशन ने कहा कि भैया इतना उपलब्धि है, थोड़ा टाइम लगी। रवि किशन आगे कहते हैं कि हम लोगों ने इतना काम किया है कि इतने कम समय में हम इसे कैसे गिनवाएंगे, इसके लिए हमें कम से कम 2 से 3 घंटा समय चाहिए। रवि किशन आगे कहते हैं कि 2-3 घंटा दा हमके, इतना काम सरकार कैले बा तो बोली के पड़ी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज किशनगंज में हिंदू संगठनों द्वारा आक्रोश मार्च यात्रा निकाला गया है। ये यात्रा बांग्लादेशी हिंदू हित संघर्ष समिति की ओर से किशनगंज शहर के महावीर मार्ग स्थित विष्णु मंदिर से निकाली गई है। आपको बता दूं कि इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और सभी ने एक ही नारा दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। आपको बता दूं कि बांग्लादेश में जब से सत्ता पलटी है, जब से शेख हसीना की कुर्सी गई है, तब से लगातार ऐसी खबरें
सामने आ रही है कि वहाँ पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है और हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है और बहुत गलत है। जब आपको बता दूं कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ सिर्फ किशनगंज ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के अलग अलग हिस्सों से यात्रा निकाल रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ किशनगंज में विरोध मार्च निकाला गया। इस यात्रा का नाम जन आक्रोश यात्रा दिया गया था, जिसके माध्यम से ये यात्रा निकाली गई है। आपको बता दूं कि यात्रा बांग्लादेशी हिंदू हित संघर्ष समिति की ओर से किशनगंज शहर के महावीर मार्ग स्थित विष्णु मंदिर से निकाली गई। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो नारे के साथ हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। वहीं पर डीएम विशाल राज को ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस दौरान बांग्लादेशी हिंदू हित संघर्ष समिति की ओर से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को तत्काल रोकने की मांग की गई है। बांग्लादेशी हिंदू हित संघर्ष समिति सदस्यों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और फिर अन्य पर इस्लामिक अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे चिन्मय कृष्णदास सहित तमाम हिंदुओं पर झूठे अभियोग भी पंजीकृत करके उन्हें जेल में डाला जा रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में हम सब हिंदू मुसलमान आपस में भाईचारगी के साथ रहते हैं और बांग्लादेश में ऐसा क्यों नहीं है। बांग्लादेश में भी सभी को भाईचारगी के साथ रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और साथ में रहते हैं और साथ में खाते पीते हैं, साथ में घूमते हैं। हिंदू मुसलमान का दोस्त है तो मुस्लिम हिंदू का दोस्त है, तो फिर पाकिस्तान बांग्लादेश में ऐसा क्यों नहीं है। बांग्लादेश में भी ऐसा होना चाहिए। साथ ही साथ केंद्र सरकार से इस पर हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बड़ी खबर, किशनगंज में ट्रेन में चोरी करते हुए 2 चोर को गिरफ्तार किया गया है। जहां ट्रेन में चोरी करते हुए, जैसे कि आपको पता होगा कि ट्रेन में अक्सर चोरी की वारदातें सामने आती रहती है और अलग अलग तरह से चोरी होती है। जहाँ कई मोबाइल झपट्टा मार चोरी होते हैं तो कई सामान उठा करके लेकर चले जाते हैं और कभी कभी तो बेहोश करके सामान उठा करके ले जाने का मामला भी कई बार सामने आ चुका है। जी हाँ, आज भी किशनगंज में ये मामला सामने आया है। जहाँ किशनगंज में लगातार चोरों का आतंक जारी है, जहाँ पर चोरों के द्वारा ट्रेन से मोबाइल की छिनते की वारदात बढ़ रही है। इस पर रेल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 2 चोर को गिरफ्तार किया है। हम मिल रही जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन किशनगंज में 2 अज्ञात लोगों को संदेह के आधार पर रेल प्रशासन ने पकड़ा और पूछताछ और फिर जांच करने पर दोनों के पास से चोरी के मोबाइल बरामद हुआ है। जहां पर सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों चोर ने बताया है कि वे लोग अक्सर यात्रियों के सो जाने के बाद चार्ज में लगा हुआ फोन को चोरी करते हैं। हमेशा की तरह दोनों फोन चोरी करके दूसरे ट्रेन से भागने के फिराक में रेलवे स्टेशन में ट्रेन के इंतजार में बैठे हुए थे। वहीं पर इस मामले पर आरपीएफ आईसी हरदेश कुमार ने बताया है कि दोनों चोर की पहचान उस्मान गनी और फिर आरिफ शेख के रूप में हुई है। दोनों ही बंगाल के मालदा का रहने वाला है। साथ ही दोनों चोर का आपराधिक इतिहास भी रहा है, वे कई बार जेल जा चुके हैं पहले भी। दोनों के पास से चोरी के 2 मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिसे जब्त करते हुए अग्रिम कार्रवाई करते हुए दोनों चोर को रेल थाना को सौंप दिया गया है। आगे उन्होंने बताया है कि वे रेल यात्रियों से अपील करना चाहते हैं कि अक्सर ट्रेन में सफर करते समय यात्रीगण अपना फोन चार्ज में लगा करके सो जाते हैं और उनका फोन उन्हीं लापरवाही की वजह से चोरी हो जाती है। इसलिए उन्होंने यात्रियों को सतर्क रहने की अपील की है। दोस्तों किशनगंज के मुख्य बाजार बिशनपुर में एक सोना कारोबारी के साथ हुए लूटकांड मामले में पुलिस ने उद्भेदन करते हुए एक डकैती गिरोह का पर्दाफाश किया है, जहां पुलिस ने कुल 6 अपराधियों को लूट के सामानों के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी एसडीपीओ गौतम कुमार ने बुधवार संध्या प्रेस वार्ता करके दी है। बीते रविवार को स्वर्ण कारोबारी यानी कि ज्वेलरी कारोबारी कैलाश अग्रवाल के बेटे सन्नी अग्रवाल और उनके स्टाफ अतहर आलम के दुकान जाने के क्रम में एक काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल पर 3 अपराधी सवार होकर के हथियार लहराते हुए फायरिंग करके लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिस पर बिशनपुर थाना कांड संख्या 2324 दर्ज किया गया और मामले का उद्भेदन करते हुए एसपी सागर कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ गौतम कुमार, एसएचओ रंजन कुमार सहित अन्य अपराधियों संग एक टीम गठित की गई। जहां पर एसडीपीओ गौतम कुमार ने बताया है कि मामले पर साजिशकर्ता मुंगालाल शाह है, जो की घटना से 2 दिन पहले सद्दाम और फिर नुरशेद के साथ मिलकर के बिशनपुर बाजार स्थित स्वर्ण कारोबारी के दुकान और घर को दिखाया गया तथा जो घटना से 2 दिन पहले सद्दाम और नुरशेद के साथ मिलकर के बिशनपुर बाजार स्थित स्वर्ण कारोबारी के दुकान और घर को दिखाया तथा घर से दुकान, जो कि प्रत्येक दिन दुकान का ग्राहकों की ऑर्डर वाला जेवरात घर से दुकान जाया करता था, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। एसडीपीओ ने आगे बताया है कि इस घटना के उद्भेदन में लूटे गए जेवरात, 1 मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल फोन, 1 बैग के साथ 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद सद्दाम, जो कि जोकीहाट अररिया के निवासी है, मोहम्मद खुद्दाम
इकराम जो कि जोकीहाट अररिया के रहने वाले हैं, मोहम्मद तनवीर आलम जो कि जोकीहाट अररिया के ही रहने वाले हैं, लालू उर्फ डेविड जो कि महलगांव अररिया के रहने वाले हैं, नुरसैद जो कि रौटा पूर्णिया के रहने वाले हैं, मुंगा लाल जो कि बिशनपुर का ही रहने वाला है। ये इसके रूप में इन अपराधियों के रूप में पहचान हुई है। इन अपराधियों में से कुल 5 अपराधियों का पहले भी कई आपराधिक इतिहास भी रहा है। सभी को गिरफ्तार करके पुलिस न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, इस घटना के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज जिला शतरंज संघ और फिर चेस क्रॉप्स द्वारा संपन्न कराए गए विद्यालय वार्षिक शतरंज प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी के सभी 256 खिलाड़ीगण गुरुवार दोपहर को प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कृत किए गए हैं। ये जानकारी जिला शतरंज संघ के मानद महासचिव शंकर नारायण दत्ता और आयोजन सचिव तथा चेस क्रॉस के प्रमुख कमल कर्मकार ने दी है। यह कार्यक्रम शुरू होने से पहले विद्यालय में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को विद्यालय के प्राचार्य उपाचार्य संजय खालको, संघ के वरीय उपाध्यक्ष दीप कुमार, कार्यक्रम के प्रायोजक साजिदुर रहमान और फिर श्रीमती हादिया रहमान, संघ के महासचिव श्री दत्ता एवं वरीय संयुक्त सचिव श्री कर्मकार ने संबोधित किया है। जब मोटे तौर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शतरंज एक अत्यंत जटिल और मनोरंजक दिमागी खेल है। इसे खेलने से विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता, पैनापन, धैर्य, अनुशासन आदि में पर्याप्त वृद्धि होती है। साथ ही इसके प्रतियोगिता में भाग लेने से उनमें प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, सामाजिक सूझबूझ और फिर आत्मविश्वास में वृद्धि भी परिलक्षित किया जा सकता है। अंत में सभी विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ इसे भी खेलने की आदत डालनी चाहिए। यह कार्यक्रम के संयोजक कमल कर्मकार एवं सह संयोजक रोहन कुमार ने बताया है कि इस कार्यक्रम में सभी विभागों के चैंपियन खिलाड़ी तथा सभी खिलाड़ी अपने अपने चैंपियंस ट्रॉफी ग्रहण करके फूले नहीं समाये। इस कार्यक्रम में सभी विभागों के 3-3 शीर्ष विजेताओं के अलावा बचे हुए सभी प्रतियोगिताओं को प्रमाण पत्र के साथ पदक प्रदान करके उनका उत्साहवर्धक किया गया। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।